तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आगे का लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर थर्ड होगा। ये क्या होगा, लेक्चर नंबर थर्ड होगा। तो कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, हाउ टू ड्राइव एनी फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। इसका फर्स्ट जो था एप्लीकेशन था वो सॉल्व हो चुका है कि हाउ टू करेक्ट, मतलब कोई फॉर्मूला है उसको करेक्ट करना है तो उसका जो तरीका था उसको मैंने अपन ने सॉल्व कर लिए। अब बचा क्या है, हाउ टू ड्राइव एनी फॉर्मूला। सेकंड जो है हाउ टू ड्राइव एनी फॉर्मूला, मतलब कि कोई भी फॉर्मूला आपको ड्राइव क्या करना है, आप लोग को ड्राइव करना है कोई भी फॉर्मूला, तो उसको किस तरह से करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को। तो आप सबका स्वागत है अपने प्यारे चैनल मिलियन एजुकेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आज क्या करना है, हाउ टू ड्राइव एनी फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। मतलब क्या, मतलब हाउ टू ड्राइव एनी फॉर्मूला, मतलब आप किसी फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। आप किसी फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। मतलब आपको अगर डायमेंशन एनालिसिस के बारे में कुछ आइडिया है तो आप किसी फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। सर समझा नहीं, मतलब आपको सिर्फ मालूम हो कि वो फॉर्मूला जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, बस आप वो बना लो कि फॉर्मूला से आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो किन चीज़ों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। मान लो इस तरह से, मान लो कि कोई फॉर्मूला है, जैसे आपने मालूम है F इजिकल टू क्या होता है, ma होता है। हाँ सर, F इजिकल टू क्या होता है, ma होता है। किसको मालूम था कि फोर्स जो है वो m और a पे डिपेंड करता है? साइंटिस्ट को मालूम था। किसने? साइंटिस्ट को मालूम था। किसको? न्यूटन को मालूम था। तो न्यूटन को मालूम पड़ गया था कि F जो है वो m a पे क्या है, डिपेंड करता है। उसने देखो क्या उसको पहली बार मालूम पड़ गया होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको पहले बार मालूम पड़ गया होगा कि F जो है वो m और a पे डिपेंड करता है? नहीं, उसने बहुत बार क्या होगा, प्रैक्टिस क्या होगा। आपको मालूम होगा कि अगर मैं F इजिकल टू m a लूँ तभी ये फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट होता है। अगर मैं F इजिकल टू m v ले लूँ, अगर आपने सॉल्व भी किया तो ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होता, ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होता। डायमेंशन एनालिसिस क्या बोलती है कि ये फॉर्मूला गलत है अगर यहाँ पे क्या ले लिया जाए, v ले लिया जाए। लेकिन साइंटिस्ट देखो, ये पूरा देखो साइंस इस तरह से मतलब डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर चीज़ें क्या होती है, प्रूफ क्या होती है, प्रूफ होती है। ऐसे नहीं आप कोई फॉर्मूला बना दोगे, आप रात में नींद में कोई फॉर्मूला बना दी, बोले सर हमारा फॉर्मूला ये मैंने बनाया, मेड बाय मी, मेड बाय फला फला, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारे टेस्ट करने होंगे, फिर आपका मालूम पड़ेगा कि आपका फॉर्मूला क्या साइंटिफिकली प्रूफ है, क्या वो नेचर जो बोलता है क्या उसको फॉलो करता है, क्या वो नेचर के साइंस को फॉलो करता है कि नहीं। जैसे F इजिकल टू m, ये नेचर के साइंस को फॉलो करता है, ये दुनिया में ये फॉर्मूला वैलिड है, क्या ये वैलिड है और सही है। अगर यहाँ पे मैं v ले लूँ तो ये फॉर्मूला इस पर इनकरेक्ट क्या दिखा रहा है, इनकरेक्ट दिखा रहा है, मतलब ये इस पर वैलिड नहीं है। इसी तरह से साइंटिस्ट को मालूम नहीं पड़ा होगा कि F जो है वो m और a पर ही डिपेंड करता है। उसने क्या होगा, बहुत सारे टेस्ट किए होंगे, बहुत सारे और लिए होंगे, कभी m लिया होगा, कभी कुछ और लिया होगा, कभी कुछ मोमेंटम लिया होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने की होगी, तब वो बोल पाया होगा कि F जो है m और a पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर मेरे को सिर्फ इतना मालूम पड़ जाए, क्या मालूम पड़ जाए, इतना मालूम पड़ जाए कि F जो है वो m और a पे क्या करती है, डिपेंड करती है, बस तब मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूँ। मतलब मेरे को सिर्फ ये मालूम पड़ जाए कि जो फॉर्मूला है, जो पार्टिकुलर फॉर्मूला है वो किन चीज़ों पर क्या करता है, डिपेंड करता है, बस मालूम पड़े डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो मालूम ना पड़े तो भी चलेगा। कैसे है सर, मतलब कि मेरे को ये ना मालूम है कि F इसे यहाँ पे दिख रहा है, F इजिकल टू m के अंदर m क्या है, a का डायरेक्टली और a भी क्या है, F का डायरेक्टली दिख रहा है। F इजिकल टू m के अंदर F m के भी डायरेक्टली और a के भी क्या है, डायरेक्टली। सर हाँ दिख रहा है। सर किसको मालूम पड़ा, F m के और a के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये साइंटिस्ट को मालूम था, न्यूटन को मालूम था। मान लो मुझे मालूम नहीं है, मान लो आपको मालूम नहीं है, तो भी आप निकाल सकते हो कि आप निकाल लेंगे कि ये इसके F m के और a की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस से अपने को इतना मालूम हो कि F किस पे डिपेंड करता है, बस फिर आप सब निकाल लेंगे कि उसके डायरेक्टली है कि इनवर्सली है कि अदर। यहाँ पे पावर कितना है, 1, कितना पावर 1 है, क्या 1 ही होगा, क्या कुछ और भी हो सकता है, इस सब आप निकाल लेंगे। इस सब आप निकाल, अपने को नहीं मालूम, अपने को सिर्फ इतना मालूम कि जो फोर्स है वो मास और ए पे क्या करती है, डिपेंड करती है। फाइंड द फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक और अच्छा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ। मतलब से अपने को मालूम हो कि वो जो फॉर्मूला है, वो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो किन पर डिपेंड करता है। इसे अपने मालूम है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कितना होता है, mv²/r होता है। हाँ सर, सी अपने उससे इतना मालूम पड़ेगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो m पे भी डिपेंड करता है, वो v पे डिपेंड करता है और r के भी डिपेंड करता है। बस अपन इतना अगर अपने मालूम होगा तो अपन इसको इजीली निकाल लेंगे, मतलब सब निकाल लेंगे कि क्या अपने मालूम कि ये v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि इसके लिए r का इनवर्सली, आपने कुछ नहीं मालूम। अपने को से मालूम पड़ जाए कितना मालूम पड़ जाए कि ये जो पार्टिकुलर चीज़ है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, बस अपन निकाल लेंगे कि वो पूरा फॉर्मूला अपन निकाल देंगे। पूरा फॉर्मूला क्या कर देंगे, अपन निकाल देंगे। मतलब आप भी क्या करो, कोई फॉर्मूला ले लो और ये मालूम कर लो कि वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो, एक करेक्ट फॉर्मूला क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ईजी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, देखो द पीरियड t of oscillation of a simple pendulum depends upon length and excitation due to gravity। मतलब क्या सर, देखो
उसने सिर्फ क्या मालूम पड़ जाए क्यों किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या द पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये जो चीज़ है वो लेंथ और इस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। देखो तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जरा, देखो ऐसा लिखेंगे। फर्स्ट क्या लिखेंगे, इसे आप लिख सकते हो द पीरियड ऑफ, थोड़ा सा लिख लो, ये बताता हूँ। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बॉडी is T, the period of oscillation body is T, and length is L, and length is L, and G be the, ये आप थोड़ा लिख लेंगे ताकि आपको अपने अच्छा हो। G be the what acceleration due to gravity, समझ गए। ये क्या एक्सेलरेशन जो दिया वो लिख दिया, जो दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है, ये ग्रेविटी। ये जो क्वेश्चन दिया था उसको मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, समझ रहे। और लिख सकते हो कि द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो मतलब अपना जो दिया हुआ अपना टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है किस पे, एक एल पर और एक जी पर, दो पे डिपेंड करता है ना। जो टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे, एक एल पर और एक जी पर। तो क्या करना पता है, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एल एंड जी। तो टाइम पीरियड को एक बार लिख दो, जब टाइम पीरियड, अच्छे क्वेश्चन समझो, टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे, एल और जी पर। तो एक बार टाइम पीरियड को लिख दो एल के साथ डायरेक्टली। आपको ऐसा करना, क्या करना है, इसको लिखना है, ये डिपेंड करता है ये और इस फैक्टर पे। तो पहले इसको लिख दो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पावर एक्स, विद पावर एक्स। आपने मालूम टाइम पीरियड है वो डिपेंड किस पे करता है, लेंथ और जी पर। ये इन दोनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आप क्या करें पता है, आप एक बार इसको लिख दिए, आप एक बार इसको लिख दीजिए इसके साथ कि द पीरियड ऑफ टी ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये चीज़ इस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो एक बार लिख दो इसको इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पावर ऑफ एक्स, इसको लिख दो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पावर एक्स। एक्स क्या सर, मतलब अपने को मालूम कि वो एक्स पे ये डायरेक्टली है, इसके साथ ये अपने मालूम नहीं है, मालूम क्या नहीं, मतलब सिर्फ करना क्या आपको, क्या लिखना डायरेक्टली, क्या करना, सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देना विद पावर एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है, अभी सॉल्व करेंगे तो मालूम पड़ेगा। कभी अपने नहीं मालूम ना कि एल पे पावर 1 के प्रोपोर्शनल है कि एल की पावर 2 पे मतलब प्रोपोर्शनल है, ये अपने मालूम कुछ, अपने उसे कुछ मालूम नहीं है। आप उसे क्या कर देंगे, इसको इसके डायरेक्टली लिख देंगे विद पावर एक्स। फिर इसको भी इसके ये इस पर भी डिपेंड करता है, मतलब इसको भी लिख देंगे इसके साथ क्या, विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर वाई। सबको लिखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पावर वाई। ये फर्स्ट और ये क्या अपनी सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट दैट एल की पावर एक्स और जी की पावर वाई। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं ऐसा लिख सकता हूँ। आपको मालूम है जब ये चीज़ हटती है, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटती है, दो लोग आते हैं, एक इक्वल और एक क्या आता है, कांस्टेंट। एल की पावर एक्स और जी की पावर वाई, इतना बन गया सर, कोई लफड़ा नहीं था। इसको लिख दिया इसको लिख दिया इसके साथ डायरेक्टली, इसको लिख दिया इसके साथ डायरेक्टली विद पावर एक्स एंड विद पावर वाई, क्योंकि अपने मालूम नहीं कि ये इसके साथ डायरेक्टली है तो किस पावर पे है, इसके 1 पावर पे है क्या, ये इस पे 2 पावर पे, अपने कुछ मालूम नहीं है। आप उसमें क्या कर देंगे, इनको इनके क्या करेंगे, इनको इनके डायरेक्टली उसमें लिख देंगे विद पावर एक्स एंड वाई। सिंपल, मैंने उसका क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये अब ये हो गया अपना मेन इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये बन गया अपना इक्वेशन। बोल दो इसको, बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर ए बोल दो। हो गया इतना सॉल्व। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब जहाँ इस तरफ लगा दो डायमेंशन एनालिसिस और इस तरफ भी लगा दो डायमेंशन एनालिसिस, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। देखो अप्लाई डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, अप्लाई डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। अब क्या करेंगे, दो तरफ क्या कर देंगे, डायमेंशन क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। मतलब इसका डायमेंशन कितना होता है, टी का कितना होगा, T1 हो जाएगा। देखो ये होगा इसका डायमेंशन, के कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन कितना होगा, कांस्टेंट जीरो कितना होगा, क्यों कांस्टेंट चीज का डायमेंशन कितना होता है, जीरो होता है। उसको आप नहीं लिखेंगे तो भी आपको कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। के लिखो तो भी चलेगा, के लिखो या कुछ ना लिखो तो भी चलेगा, के लिख दो। एल की पावर एक्स है ना, एल डायमेंशन ऑफ एल कितना होता है, एल क्या लेंथ है ना, L1 क्या रहेगा, एल लेंथ मतलब एल हो गया, पावर एक्स है तो पावर क्या डाल दो, एक्स डाल दो। बाजू में क्या है, जी मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका डायमेंशन क्या होता है, L1 T-1 कितना होता है, L1 T-1 होता है, कितना होता है, L1 T-1 होता है। हाँ सर मालूम है, कितना होता है, L1 T-1 होता है, T-2 होता है। अच्छे देखो T-2 कितना होता है, T-2 होता है, कितना L1 T-2 होता है। और पावर कितना है, y, पावर कितना है, y। इतना सॉल्व हो गया। देखो आगे सॉल्व करता हूँ। देखो t की पावर 1 है, t की पावर 1 है, मतलब l और m कितना है, 0 है सर। k है, हाँ सर k है यहाँ पे। देखो अब l की पावर कितना है, x है, कितना है, l की पावर x है। और यहाँ पे देखो ये y इसके साथ भी जाएगा और y
इसके साथ भी जाएगा, मतलब L पे y यहाँ पे भी आएगा, और 1 लिखो ना लिखो फर्क पड़ता है क्या? नहीं होता ना, 1 मत लिखो ना लिखो 1 ही होता है। और t है, ये क्या अपना, ये क्या अपना t है। देखो तो ये क्या था फॉर्मूला, क्या था अपना L1 t - 2, कितना फॉर्मूला था L1 t - 2 था, मालूम है क्या था फॉर्मूला L1 t - 2। तो L इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, y हो जाएगा, t यू क्या -2 है, कितना होगा -2y हो जाएगा। इतना समझ गया सर? हाँ। अब देखो जरा, देखो ये t2 ये t1 L0 और क्या है m0 है, ये कांस्टेंट है, ये क्या अपना कांस्टेंट है। अब देखो जरा, ये दोनों बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है ना, एक बार लिखेंगे ऊपर क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा। और यहाँ t कितना बचा -2 है, कितना बचा -2 है बचा, कितना बचा -2y अपना बचा है, खत्म। देख लो सिंपल हो गया। m कितना कुछ नहीं होता, कितना है 0, कितना है 0 है, कितना है 0 है। अब इक्वेट क्या कर दो, उसको इक्वेट कर दो, क्या कर दो इक्वेट, इसका ऐसा ऐसा लिखो एक बार, t1 ऐसा लिख दो, LMT लिखना है, LMT L फिर M फिर T, इस तरह से आपको लिखें तो अच्छा रहेगा ना, कर सकते हैं L M और T कितना है -2 है, कितना -2y। अब कर लो इक्वेट बोथ, क्या करेंगे इक्वेटिंग बोथ द साइड, क्या करेंगे इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, मतलब L से L कटेगा तो x + y = 0, देख लो x + y = 0, M से M कटेगा मतलब 0 = 0, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। आया देख लो, t से t कटेगा 1 which is equal to -2y, समझ गया, तो 1 divided by -2 which is equal to your y, तो आपका y कितना आ गया, y कितना आ गया हाफ, कितना आ गया -हाफ, कितना आ गया -हाफ आ गया, समझ गया, y कितना आ गया आपका -हाफ, कितना आ गया -हाफ आ गया। इतना आपको समझ में आ चुका है, समझ रहा है? सर अब y की जो वैल्यू निकली है, y की जो वैल्यू निकली है उसको पुट कर दो यहाँ पर, तो आपको x के लिए निकल जाएगी। देखो y कितना आपका -हाफ है, इज इक्वल टू व्हाट 0, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस में माइनस माइनस का, वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, मतलब हाफ आएगा। x की वैल्यू कितनी आई, ये हाफ, और y भी कितना है आपका -हाफ, कितना है -हाफ आया। समझ गया आंसर, x कितना है y कितना है, ये दो चीज़ है, x और y दो चीज़ थी, अपने उसको क्या कर लिए फाइंड, क्या कर लिए इसको फाइंड कर लिए, हो गया फाइंड। अब देखो जरा फाइंड हो गया ना, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन इन दोनों को पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। काम आप देखो, आपने सॉल्व करना था x और y, उसको आपने सॉल्व कर दिए, अपने x y निकल गया, x y को यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो जो टाइम पीरियड आया वो k है और l की पावर x था, और x कितना है अपना हाफ, कितना है अपना हाफ आया है, इंटू g में y कितना है -1 हाफ, कितना -हाफ आया, ये आया आपका सिंपल, आप कितना खत्म। देखो इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि आपको मालूम होगा कि जो हाफ होता है वो अंडर रूट होता है कि नहीं, इसे अपन क्या बोलते हैं हाफ, इस पूरी वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है हाफ, मतलब मैं लिख सकता हूँ L और G, और इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, और जो G है देखो G -1/2 है विच इज इक्वल टू, नीचे कितना है फिर 1 है, अगर नीचे आएगा कितना आएगा, अगर ये नीचे आएगा तो बन जाएगा G 1/2 प्लस के अंदर, ऊपर क्या है G -1/2, नीचे का G प्लस में 1/2, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ G प्लस के अंदर 1/2 हो गया। तो देख K अंडर रूट L, क्योंकि 1/2 मतलब कितना होता है अंडर रूट होता है सर मालूम है, G पे भी क्या आ जाएगा फिर 1/2 मतलब कितना अंडर रूट, क्या हो गया अंडर रूट आ गया, समझ गया सर। तो मतलब फॉर्मूला कितना बन गया, देखो K अंडर रूट उसको एक बार लिख दो तो L/G कितना आ गया, L/G आ गया, तो T विच इज इक्वल टू K L/G, ये आ गया आपका आंसर, क्या आ गया आपका आंसर, T विच इज इक्वल टू K कितना आ गया L/G आ गया। मैं इसको बता दूंगा अच्छे से, एक बार क्या कर लेंगे इसको नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं करता हूँ इसके आगे का। क्या है अपने मालूम नहीं है, के मालूम सर आपको नहीं मालूम, मेरे को मालूम, के किसको मालूम सर, के मालूम है किसको, साइंटिस्ट, किसको मालूम साइंटिस्ट को मालूम। साइंटिस्ट ने देखो फॉर्मूला ये जो तरीका है इससे आप निकाल सकोगे कि उनका रिलेशन, लेकिन विद द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट वी डजंट फाइंड दैट मेथड, मतलब जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है वो ऐसे आप निकाल नहीं सकते, इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तब साइंटिस्ट को मालूम पड़ता है कि इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो चीज़ है क्या, तो वो मालूम पड़ता है बाय मैनी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो आपको आप चाहो तो यहाँ तक लिख के आप छोड़ सकते हो, आपको कोई लफड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर लास्ट में इस तरह दिया रहेगा कि जो k की वैल्यू 2π कितनी है, 2π कितनी है 2π, तो आप पुट कर देंगे T विच इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L/G, T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L/G, वेयर K इज अ
2 पाई आपको दिया होगा तो पुट कर देंगे तो ये होगा आपका टाइम पीरियड। आपको मालूम होगा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही होता है t which is equal to 2 pi under root L by G where L be the length of the pendulum, G be the acceleration due to gravity and t be the time period of a simple pendulum। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, असम ये फॉर्मूला राइट, ये आपको मालूम है फॉर्मूला क्या एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है। देखो ये फॉर्मूला ड्राइव नहीं होगा, ये फॉर्मूला असल में राइट है। क्या फॉर्मूला क्या राइट है, मेरे को मालूम था फॉर्मूले के बारे में, मेरे को सिर्फ इतना मालूम था कि जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पर और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली इनवर्सली अंडर रूट, कुछ मेरे को मालूम था, कुछ नहीं था मेरे को मालूम। मेरे को इतना मालूम था कि ये स्पेस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। बस मैंने क्या कर दिया, सिंपल डायमेंशन एनालिसिस लगा दिया और लास्ट में आपका आंसर करेक्ट आ गया। मतलब मेरे को नहीं मालूम था कि इसके अंदर ये अंडर रूट है, कुछ है, मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैं जान इंसान, मेरे को इतना मालूम कि ये जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है, टाइम का जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है लेंथ पर और उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है और उसकी पावर देखो यहाँ पे कितनी पावर है, हाफ पावर। कितनी पावर है, ये इसके हाफ पे लेंथ और अंडर मतलब हाफ, मतलब टी जो है वो लेंथ के 1/2 के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो, ये लेंथ के 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को कुछ नहीं मालूम कि किसके कितने प्रोपोर्शनल, मेरे को सिर्फ इतना मालूम कि ये इन दोनों में क्या करता है, डिपेंड करता है। बस मैंने अब सब डायमेंशन एनालिसिस लगा देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इस तरह से आप ड्राइव करते एनी फॉर्मूला। अब करेंगे ऐसे 2-3 क्वेश्चंस, फिर ये आज का क्या हो जाएगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा। F acting on a object depends upon mass and acceleration of an object, find expression force in terms of mass and A। खत्म, अपने को लफड़ा नहीं, अपने को इतना मालूम होना चाहिए कि ये कोई क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है। बस देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, किस पे करता है, एक मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन मतलब ए पे क्या करता है, डिपेंड करता है। बस फाइंड एक्सप्रेशन फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास इन ए। देखो सॉल्व करता, देखो ऐसा सॉल्व करो। जो फोर्स एफ है वो डिपेंड किस पे करता है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन दी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी पर। इन दो पे क्या करता है, डिपेंड। अब चाहो तो इस क्वेश्चन को हल्का सा ऐसा लिख सकते हो, हाँ, मतलब इस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। देन वी कैन राइट दैट वो एक डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स अपॉन मास, मतलब मास पे डिपेंड करता है। फोर्स मास पे क्या करता है, देखो फोर्स मास पे क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब उसको लिख देंगे उसके डायरेक्टली। और फोर्स डिपेंड करता है मास पर और डिपेंड करता है किस पे, एक्सेलरेशन पे, तो उसके लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन सर यहाँ क्या एक्स और यहाँ का डालेंगे वाई, यहाँ पे डालेंगे एक्स और यहाँ पे लिखेंगे क्या वाई, क्योंकि अपने को नहीं मालूम कि ये इसके डायरेक्टली और उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी अपने को नहीं मालूम, पहली बात। और दूसरी बात कि वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि लीनियर है कि क्यूबिक है कि m की पावर कितना मतलब कितना प्रोपोर्शनल अपने को मालूम नहीं है कि m की पावर यहाँ पे 1 है कि m की पावर 2 है कि m की पावर 3 है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि स्क्वायर प्रोपोर्शनल है कि क्यूबिक प्रोपोर्शनल, ये अपने कुछ भी मालूम नहीं है। आप लोग सिंपली क्या लिख देंगे, डायरेक्टली विद पावर x, डायरेक्टली विद पावर y। समझ गए एकदम अच्छे से। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, देन वी कैन गेट व्हाट, m की पावर x, सिंपल एकदम, कोई हार्ड इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं सर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आपको मालूम है जब ये साइन हटती है, दो लोग आते हैं, एक कांस्टेंट और एक बराबर और एक कांस्टेंट, एक इक्वल की साइन और एक कांस्टेंट। ये m की पावर क्या बन गया, x बन गया, और ये a की पावर क्या बन गया, y बन गया। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर ए, क्या बोल दो, 30 बोल सकते हो, मैं बोल दिया इक्वेशन नंबर ए, क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर ए बोल दिया। अब यहाँ से काम चालू क्या होगा सर, आपने मालूम करना है ये x और y क्या है, कांस्टेंट तो मालूम कर नहीं सकते, आप मालूम करेंगे कि x और y क्या है, उनको सॉल्व करेंगे, बाद में फिर यहाँ पे ला के उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू। सिंपल है, सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यू। सॉल्व कैसे करेंगे, अप्लाई डायमेंशन, क्या लगा दो, डायमेंशन लगा दो, अप्लाई डायमेंशंस, खत्म, सॉल्व करेंगे, अप्लाई डायमेंशंस। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, उस दिन लिखाया था मैंने, कितना होता है फोर्स का डायमेंशन, याद है कि भूल गए सब। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन होता है L1, याद है, भूल गए सब, कितना होता है L1 T - 2, वेलोसिटी का होता है L1 T - 1, याद है सब, याद है कि नहीं याद है भाई, कितना होता है L1 T - 1। फोर्स का होता है M1 L1 T - 2, वर्क डन का होता है M1 L2 T - 2। ये सब आपको मैं बता याद कर लेना अच्छे से एकदम। जो चाहते हैं कि ये डायमेंशन कैसे निकलता है, तो आप देख सकते हैं हमारा इसका फर्स्ट सेकंड लेक्चर शायद, सेकंड लेक्चर क्या डायमेंशन एनालिसिस पर है, इन डिटेल पूरा पढ़ा दिया गया, जीरो से लेके एडवांस तक सब पढ़ा दिया गया। अब वहाँ भी आगे देख सकते हो, आपको फिर उसमें से कोई भी तकलीफ, डायमेंशन के अंदर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अभी करते हैं ये क्वेश्चन। देखो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, वहाँ लिख दिया मैंने, कितना होता है M1 L1 T - 2, कितना होता है सर, M1 L1 T - 2 होता है, ये हो गया। कांस्टेंट का तो मालूम नहीं,
m का m मतलब मास मतलब m क्या है, मास मतलब m, पावर x है तो पावर x डाल दिया, ये खत्म हो गया। और देखो यहाँ पे, और a का कितना, a का होता है L1 t-2, कितना होता है L1 t-2 होता है किसका, एक्सेशन का, कितना होता है L1 t-2, पावर कितनी है y, डाल दो y। तो यहाँ देखो कितना बचा, m1 L1 t-2, ये हो गया, ये कांस्टेंट, ये क्या अपना कांस्टेंट है। अब देखो m पावर कितनी x है, ये पावर कितनी हो गया, x हो गया। यहाँ देखो, यहाँ l है, y मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो y इंटू 1 y आएगा आंसर, t इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2y, कितना होगा -2y, समझ गए। इसको इससे क्या, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई, सिंपल है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर आ गया MLT। अब क्या करेंगे सर, इक्वेट, क्या कर देंगे इसको, इक्वेट कर देंगे। यहाँ भी देखो, यहाँ भी MLT, यहाँ भी MLT, अब क्या करेंगे, इक्वेट, क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो देखो इक्वेट करता हूँ मैं कैसे, देखो M1 L1, मैं देखो लिख लेता हूँ, ये है M1, ये L1, ये मेरा t-2, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है और इसके अंदर क्या है mx, m की पावर x, m की पावर कितनी है x है, l की पावर कितनी है सर y है, t की पावर कितना -2 है, कितना है t की पावर कितना है -2 है। इक्वेट कर देंगे, यहाँ मैं लिख दिया स्टेप, इक्वेटिंग बोथ द साइड। देखो तो m से m मर जाएगा, x 1, देखो m से m कैंसिल हो गया, x क्या हो गया, इक्वल किसके हो गया 1 से, इसको इक्वेट करना, l से l मर गया, y 1 के क्या हो गया, आ गया आंसर। देखो अब आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, x y तो निकल गया ना, फिर सॉल्व करो। देखो ये चीज़ इसके इक्वल है, t से t मर गया मतलब -2y विच इज इक्वल टू -2y, इससे कैंसिल हो गया, y कितना गया 1, कितना आ गया 1 आ गया, पहले भी निकल चुका था, y कितना है अपना 1, x कितना है अपना 1 है। तो आपने x और y आपने निकाल दिए, इनको पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन a के अंदर, देख लो फिर f कितना था आपका, f था आपका k, m की पावर x और a की पावर y था, देख लो। तो k तो अपने मालूम है नहीं, m x कितना निकला है 1 और y कितना निकला है 1, तो मतलब m की पावर 1 और a की पावर भी कितना है 1, तो 1 को लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है ना, ये m की पावर 1 और a की पावर क्या है 1, 1 को लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है। तो कितना आंसर आ गया, क्वेश्चन मतलब कितना है 1 है, तो लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है। तो f कितना आ गया km है, क्या आ गया km, कितना आ गया km आ गया, द फॉर्मूला इज km। लेकिन सर k की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि k की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1 है, कहाँ से निकलेगी सर, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको, तब आपको निकलेगी वैल्यू। तो आप पेपर देख रखा है k कितना 1 है, तो 1 कर देंगे तो m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। आपको मालूम है न्यूटन सेकंड लॉ, फादर इज इक्वल टू माँ, विच इज प्रूफ हियर बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो लास्ट में देंगे द फॉर्मूला विल बी व्हाट, f इज इक्वल टू ma, लिख देंगे द फॉर्मूला विच इज व्हाट, द एक्सप्रेशन फोर्स इन टर्म्स ऑफ, ऐसा लिख देंगे, देखिए यहाँ ऐसा लिख देना ताकि आपका नंबर ना कटे, द एक्सप्रेशन, क्या लिखेंगे, द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स in terms of mass and acceleration will be f which is equal to ma। समझ गए, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन से, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन टीचर्स को कराते हैं तो मैं अभी कराता हूँ। और देखो ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें डिफिकल्टी कोई कुछ नहीं था। सिर्फ आपको मालूम क्या होना चाहिए कि ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, फिर आपको क्या करना है, उनसे क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन करना है, विद पावर x एंड y सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन क्या होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है आपको मालूम है किस पे डिपेंड करता है, बस कर दो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पावर x एंड y, फिर इनको सॉल्व करो, उनका डायमेंशन सॉल्व करो, x और y निकालो, उसमें इसको यहाँ क्या कर दो, पुट कर दो, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको फिर भी दिक्कत है, कुछ पूछना चाहते हो तो क्या करोगे, कमेंट करोगे, मैं कोशिश करूंगा उनको अगले लेक्चर में बताने की। तो करते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। उसका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अभी बहुत बार आ चुका है और बहुत सिंपल है बहुत सिंपल। अरे बस भाई सब सिंपल है। देखो क्या बोला है कि सेंटीमीटर फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v डिपेंड्स अपॉन mvr, फाइंड द फोर्स। क्या बोला है, सेंटीमीटर एक कोई फोर्स है F है, वो एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन mvr। मतलब जो फोर्स है वो इन पे क्या करती है, डिपेंड करती है, वही बोला ना, डिपेंड्स ऑन व्हाट mvr, मतलब जो फोर्स है डिपेंड किस पे करती है, mvr पे। तो फाइंड द फोर्स, एक फोर्स है जो इन पे डिपेंड करती है, मालूम करो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है। एकदम सिंपल, क्या करोगे सर, सॉल्व कर दो। आपने मालूम है कि फोर्स मालूम करना है, वो इन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब पहले m पे डिपेंड करता है, मतलब वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, m के, पावर का डाल दो, x डाल दो। वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, v के, विद पावर y डाल दो। वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस के, विद पावर z डाल दो।
खत्म, कुछ नहीं करना है। ये इन पे डिपेंड करता है, मालूम करना है फोर्स के लिए कितनी होगी, तो फोर्स इन पे डिपेंड करता है, मतलब वो इसके भी डायरेक्टली और इसके भी क्या डायरेक्टली विद पावर x एंड y एंड z। खत्म सर, बोल दो फर्स्ट, सेकंड और ये क्या थर्ड, ये क्या अपना थर्ड है। इनको सॉल्व करेंगे, देखो जो f होगा वो क्या होगा m की पावर x, v की पावर y और r की पावर z, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इतना हो गया, इतना सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है ये हटेगा, दो लगाएंगे, एक इक्वल और एक कांस्टेंट, ये m की पावर x, v की पावर y और r की पावर कितना है z है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब इनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, फाइंड करेंगे x एंड y एंड z की वैल्यू। देखो अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई डायमेंशन एनालिसिस। फोर्स का कितना होता है डायमेंशन, आपको मालूम है, अभी लिखा था m1 L1 T-2 ये होता है। के कांस्टेंट है, मालूम नहीं है। m क्या होता है, मास होता है m1, क्या होगा m मास है ना, तो m और पावर कितना x, तो डाल दो x। v मतलब क्या होता है, देखो v मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी, कितना होता है L1 T-1, पावर कितना है y, तो डाल दो y। r मतलब रेडियस, किस में नापोगे, मीटर में, मतलब किस में नापोगे, लेंथ, देखो रेडियस नापो किसको, मीटर में नापोगे, मतलब किसको नाप रहे हो, लेंथ नाप किसको रहे हो, लेंथ को नाप रहे हो। तो ये रेडियस का नाप, देखो जो r है वो क्या रेडियस है, आर क्या अपना रेडियस है, किस में नापोगे, मीटर में नापोगे, मतलब किस में नापोगे, लेंथ, किसको नापोगे आप, लेंथ को नापोगे। पावर z है तो डाल दो पावर कितना इसका z है। सिंपल सॉल्व हो गया। अब देखो ये m1 L1 T-2 के इतना बन गया। अब देखो m की पावर x, क्या है यहाँ पे m की पावर कितनी है, x है, और m देखो m की पावर x और m है क्या, m की पावर x होगा और m है नहीं, ये सब छोड़ दो, l पे आ जाओ, l पे देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, y 1 y और ये l खत्म, l है ये नहीं, और l ढूंढो, क्या ढूंढो, और l ढूंढो, ये l है क्या, नहीं सर ये एक और l है अपने पास, क्या एक और l है, एक और क्या अपने पास l है, और वो कितना z, कितना है वो z है। अब आपको मालूम है कि इसका और इसका बेस क्या है, सेम है, उसको इसका और इसका बेस सेम है, इन दोनों को एक बार लिखेंगे और पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, मतलब ये y है और वो क्या है z, तो y प्लस z, ये आया कि नहीं आया। मैंने बोला इसको l लिखा, पावर y किया, फिर मैंने ढूंढा कोई और l तो नहीं है, फिर एक और l था, मैंने बोला इसका और इसका बेस क्या है, सेम है, इसको एक बार लिखेंगे, पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, मतलब y और ये z को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो y प्लस z, देखो y प्लस z, फिर बचा t, क्या बचा t बचा, कितना होगा माइनस y, कितना माइनस y, और t है क्या सर, नहीं, तो खत्म। ऐसा करने का m किया, लिखा, फिर और m है नहीं, खत्म, l उठाया, इसको लिखा, फिर और l है क्या, हाँ है, तो उसको ऐड कर लिया, फिर t लिखा, कोई और है और t है नहीं है, तो खत्म। आपको इस तरह से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल, एकदम सिंपल। बाजू में क्या आपको, अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे इक्वेटिंग क्या कर देंगे, इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इन दोनों को इक्वेट कर दो, देखो क्या आएगा, इक्वेट कर दो, इक्वेट करेंगे तो m से m मरेगा, x1 की क्या हो जाएगा, इक्वल, x1 की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, देखो m से m मरा x1, l से l कैंसिल होगा, 1 इक्वल होगा y प्लस z के, 1 इक्वल होगा किसके, y प्लस z के, और जो ये f क्या है, ये MLT, जो t पे कितना -2, कितना है -2, t से t कैंसिल, -2 विच इज इक्वल टू -y, -2 विच इज इक्वल टू -y, माइनस कैंसिल, इट मीन कि y विच इज इक्वल टू व्हाट 2, y निकल गया 2, x कितना है अपना 1, y कितना है अपना 2 प्लस z, 2 कितना, ये z, ये कितना आपका z है, तो 1 -2, देखो 1 प्लस का -2 विच इज इक्वल टू योर z, तो आपका z कितना आ गया, -1 कितना आ गया, -1 आ गया, ये आपका z भी निकल गया और ये आपका y भी निकल गया, तीनों चीज़ें आपने इजीली निकाल लिए। अब क्या करेंगे, आपने डायमेंशन एनालिसिस यूज़ किया, तीनों चीज़ें आपने निकाल लिया, अब जो वैल्यूज आई उनको पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन ए के अंदर। एकदम सिंपल है यार, कुछ है थोड़ी इसके अंदर, कुछ है नहीं, ये नीट के अंदर ही बहुत क्वेश्चन आता है ऐसा, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। f इज इक्वल टू के m की पावर x कितना है अपना 1 है, v की पावर y कितना है अपना 2 है, और r की पावर z है ना, r की पावर z कितना है अपना -1, कितना है आपका -1 है। देखो आ गया आंसर, कि m की पावर 1 लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है, v इसको लिखना जरूरी है। अब r देखो, r ऊपर -1 है तो नीचे क्या आ जाएगा, फिर ये r की पावर 1 ऊपर -1, मतलब मैं इसको नीचे ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, r की पावर 1, देखो r की पावर 1 ऊपर r की पावर -1, मतलब उसको ऐसा लिखता हूँ, और 1 को लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है। मतलब आपका f की वैल्यू कितनी आ गई है, के m v² बटे r आ गई है। लेकिन सर k की वैल्यू मालूम, अगर लिखा रहेगा बुक में तो लिख देना, अगर दिया है नहीं दिया तो छोड़ देना। आपको मालूम है k कितनी 1 कितनी होती है, 1 होती है यहाँ पे, तो f इज इक्वल टू 1, मतलब m v² बटे r, 1 को लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है।
तो ये होगा आपका फॉर्मूला। और आपको मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी क्या होता है, mv²/r होता है। आपको मालूम है फॉर्मूला कितना होता है, mv²/r होता है। तो आपका फॉर्मूला कितना निकल गया, mv²/r। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला, व्हाट, सेंटीमीटर फोर्स का क्या होता है, ये फॉर्मूला भी होता है क्या, mv²/r होता है। तो ये इसको आपने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। सिर्फ अपने मालूम होना चाहिए कि कोई क्वांटिटी किन पर डिपेंड करती है, और सिंपली आप उसको सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो ये हो गए क्वेश्चन खत्म। इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ एक क्वेश्चन है, वो नीट का क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करते। अच्छा मतलब नीट का या जी का क्वेश्चन है वो, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसका लिमिटेशन पढ़ेंगे, चैप्टर क्या रहेगा आपका, खत्म हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं किसके अंदर आया, वो नीट एग्जाम के अंदर की क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, नीट के अंदर, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार जेई के अंदर भी आ चुके हैं, बहुत बार नीट के अंदर भी आ चुके हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन आ चुका है। मतलब क्वेश्चन है जो सिंपल, देखो करना अभी तक जितने क्वेश्चन करा आपको अगर उतने आते हैं तो आप इसको भी इजीली चुटकी में कर सकते हो। 4 ऑप्शन दिए, उनको क्या करना है, मतलब चेक करना है कि कौन सा आंसर क्या अपना सही है। क्वेश्चन है एकदम हलवा, देखो सॉल्व कर लेते इसको जल्दी। क्या बोला है, इफ वेलोसिटी v एंड टाइम t, फोर्स f वर एज अ बेसिक क्वांटिटीज एंड डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। मतलब ये तमाम चीज़ें जो है वो डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी, डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। मतलब ये जो चीज़ है ये तमाम चीज़ें इस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब एनर्जी पे डिपेंड करती है, कौन कौन चीज़ें, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स क्या करती है, डिपेंड करती है। तो बोला कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ VT/F। सब क्वेश्चन खत्म हो गया। मालूम पड़ा कि जो एनर्जी है वो इन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। वही बोला कि एनर्जी को निकालो इन टर्म्स ऑफ स्पेस पे, मतलब एनर्जी डिपेंड करती है इस पे भी और इस पे भी। ये यहाँ पे देखे रखा है कि एनर्जी इन पे क्या डिपेंड करती है, तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ VT/F। समझ रहे, अब वो कौन सी एनर्जी सर, आई डोंट नो, कौन सी एनर्जी है, आई डोंट नो। मतलब आपने यहाँ कि कौन सी एनर्जी, देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब सोच लोगे कि एनर्जी जो होता है, अब देखो मेरा कंसेप्ट वहाँ पे फेल हो गया यहाँ पे, क्यों वैसे आप बोलोगे सर जो एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो होता है वो तो वर्क डन के बराबर होता है। मतलब वर्क डन का जो डायमेंशन होगा, मतलब M1 L2 T-2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करोगे सर, फिर आप तो क्या काम खत्म हो गया आपका, आप सॉल्व करो। कुछ है क्या, नहीं है, तो आप ऐसा दिमाग हरदम आप नहीं लगा सकते हो, समझ रहे। ये अच्छे नीट के क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही कुछ सॉल्व करने वाले नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इनको सॉल्व कर सकते हो। देखो अपना जो बेसिक तरीका वैसे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में आ चुका है, देखो करना वैसी है। जो एनर्जी है, जो एनर्जी ई है, एनर्जी क्या अपनी ई, वो डिपेंड करती है किस पे, वेलोसिटी पे। तो लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वेलोसिटी विथ पावर x। एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, ऑल्सो टाइम पर विथ पावर y। एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स व्हाट, f विथ पावर z। क्या बोलिए, z बोल दिए, इसको बोल दिए फर्स्ट। जो करना एकदम वैसी है सर, करना बच्चे लोग या मेरे दोस्तों करना एकदम सिंपल ही है, समझ रहे हो। तो देखो अब क्या कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या कर देंगे, एनर्जी जो क्या होगा, v की पावर x सबको कंबाइन कर देंगे, t की पावर y एंड f की पावर z। फ्रॉम वहाँ से अब देखो ये नीट का क्वेश्चन है तो अब मैं अच्छे से करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एमसीक्यू क्या करना है, टिक करना है। पेपर में ऐसा मत करना है खूबसूरती से, भैया क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, क्वेश्चन एमसीक्यू नीट के अंदर 1 मिनट में सॉल्व करना है, 2 मिनट में सॉल्व करने का रहता है, समझ रहा है। तो एकदम फास्ट करेंगे, समझ रहा है। ये सब आप लिखेंगे बोर्ड के अंदर, नीट पे तब टाइम पास करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। देखो एनर्जी विच इज इक्वल टू, ये हटेगा इक्वल और कांस्टेंट आएगा, ये v की पावर x है, ये t की पावर क्या है y है, और ये f की पावर क्या आपका z है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर a बोल दो, मैं सॉल्व करता हूँ अच्छे से। अब क्या करेंगे, डायमेंशंस लेंगे दोनों तरफ। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है सर, आप देखो अब यहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे काम आएगा। आपको नहीं मालूम कि एनर्जी का किस तरह की एनर्जी है, नहीं मालूम। इसका डायमेंशन क्या होगा आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम होगा कि जो एनर्जी का डायमेंशन होता है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी एनर्जी होती है सबके सब वर्क डन के बराबर होती है। मतलब जो इसका डायमेंशन होगा उसके बराबर होगा, यहाँ पे ये काम आ सकता है। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखेंगे जो वर्क डन का डायमेंशन है, और जो डायमेंशन ऑफ वर्क डन है वो होता है M1 L2 T-2 होता है। ये आपको मालूम होगा कितना होता है, M1 L2 T-2 कितना होता है, M1 L2 T-2 होता है। समझ गए कितना होता है, M1 L2 T-2 होता है, इजिकल टू कांस्टेंट का आपको नहीं मालूम करना है। v क्या है, वेलोसिटी कितना होता है, L1 T-1 होता है। पावर कितनी है, x है। t मतलब टाइम, मतलब T1 कितना हो गया, T1 हो गया। पावर कितनी है आपको ऊपर y है। f मतलब फोर्स हो गया, इसका होता है M1 L1 T-2 कितना होता है, M1 कितना होता है, M1 L1 T-2 कितना होता है, M1 L1 T-2 पावर कितना z कितना है, z है। समझ गए अच्छे से, आप देख लो M1 L2 ऊपर क्या T-2 है, इजिकल टू कांस्टेंट। यहाँ देखो अब एक बार L को पकड़ो, L पकड़ लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x आ गया, और L है क्या, नहीं ये L नहीं है, ये भी L नहीं है, ये भी L नहीं है, देखो ये L आ गया, ये भी क्या आ गया, L आ गया। तो देखो इसका बेस सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे, पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये कितना है, z है ना, ये कितना है, इसको 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, z को z आएगा, मतलब यहाँ पे प्लस z क्या कर देंगे, प्लस z कर देंगे। समझ गए, बेस सेम है, एक बार लिखेंगे, पावर क्या कर लेंगे, सिंपली देखो 1 इंटू x x, 1 इंटू z z, उनको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब t है, LMT लिखो पहले, L हो गया, अब t है ना,
टी को लिखो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। देखो टी लिखा मैंने, अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना माइनस, कितना आएगा? माइनस एक्स आएगा। -1 इंटू एक्स, माइनस एक्स हो गया। और टी है क्या सर? हाँ बाजू में टी है। इसको कितना होगा? वाई। कितना आएगा? वाई आएगा। तो प्लस वाई, क्या कर दो? प्लस वाई कर दो। और टी है क्या सर? यहाँ भी टी है, देखो यहाँ भी क्या टी है। कितना आएगा? -2। कितना आएगा? -2z आएगा। माइनस, देखो -2z -2z, ये होगा टी का एक्सप्रेशन। समझ रहे? ऐसा करना है आपको। इजिकल टू एल भी हो गया, टी भी हो गया, टी खत्म हो गया, टी खत्म हो गया, एल खत्म हो गया, बचा क्या? एम। क्या बचा? एम बचा। एम बचा। एम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई जेड, कितना आएगा? जेड आएगा। और एम है क्या? नहीं है, काम खत्म। ऐसा करेंगे। एल को उठाया, सब सॉल्व किया। एम टी उठाया, सबको सॉल्व किया। एम को उठाया, सबको सॉल्व किया। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे? इक्वेट। क्या कर देंगे? इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे? इक्वेट कर, क्या करेंगे? इसको इक्वेट कर देंगे। देखो इक्वेट करता हूँ, देखो जरा, देखो m से m मर गया, m से m कैंसिल हो गया, तो 1 विच इज इक्वल टू z। ये z है, ये क्या m क्या अपना z है, तो z विच इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। l से l कैंसिल हो गया, 2 विच इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस z हो गया। t से t कैंसिल हो गया, मतलब -2 विच इज इक्वल टू -x प्लस y -2z, इतना आपका आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो z कितना आ गया? z कितना आ गया आपका? 1 आ गया। और आपका जो z है कि 2 है? ये 2 है। कितना? ये 2 है। जो आपका 2 है, जो आपका z है, और ये आपका क्या है? 2 है। तो 2 आपका कितना है? x प्लस z। कितना है आपका? x प्लस z है। और z के लिए कितनी है? 1 है। कितनी है? z के लिए 1 है। तो 2 - 1 1, 2 में से गया 1, x कितना आ गया? 1। कितना आ गया? x भी 1 आ गया, और z कितना आ गया? 1 आ गया। लास्ट में सॉल्व करेंगे इसको। -2 विच इज इक्वल टू व्हाट? देखो -2 विच इज इक्वल टू व्हाट? -x प्लस y -2z -2z, इतना हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। कितना? -2 है ना? -2। तो ये -2 विच इज इक्वल टू -x कितना है अपना? 1 है, प्लस y कितना है आपका? मालूम करना है वही। -2 z कितना आपका? 1। कितना है? 1 है। देखो तो ये कितना हो गया आपका? -2 -1, और ये 2 1 2, -1 -2 कितना हो गया? देखो -1 -2 -3 हो गया, -3 प्लस y, तो ये -2 -3 का +3 हो गया इजिकल टू y कितना आ गया आपका? प्लस माइनस 3 में से गया, जो साइन के बड़े नंबर की मतलब प्लस के साइन के, मतलब y कितना आ गया? +1। कितना आ गया? +1, मतलब y 1 आ गया। y कितना आ गया आपका? 1 आ गया। सब निकल गया। अब उनको पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन ए के अंदर। क्वेश्चन है बहुत सिंपल, मैं फास्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाना है तो मैं अच्छे से इसको कर रहा हूँ। v की पावर x कितना है मेरा? v की पावर x 1 है। कितना है? 1 है। t की पावर कितना है? t की पावर y कितना आपका? फिर से 1 है। f की पावर z, f की पावर कितना है? z, और z भी कितना आपका? 1 है। कितना है? 1 है। मतलब आप 1 को लिखो या ना लिखो कुछ फर्क पड़ता? 1 पे लिखो, पावर 1 पे पावर 1 है, लिखो ना लिखो कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। 2 की पावर 1, 2 ही तो होगा। 2 ही क्या? 2 का समझा इस तरह से। तो मतलब 1 पे पावर है, कुछ लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है। तो आपका कितना आ गया? ई विच इज इक्वल टू के VTF। मान लो के की वैल्यू कितना दिख रहा है? 1। कितना दिख रखा है? 1 दिख रखा है। तो कितना हो गया ये आंसर? देखो ये आ गया VTF। चौक हो चुका है, टूट। चलो तो इसकी वैल्यू कितनी? 1 है, तो कितना आएगा? VTF। क्या आएगा? VTF मतलब पावर 1 1 1। VTF मतलब FTB। देखो FTB पावर कितना है? 1 1 1। और सब में देखो -1 है, तो किसी में -1 है, तो किसी में -1 है। अपना आंसर क्या आएगा? FT1 विच इज फर्स्ट ऑप्शन विद द राइट आंसर। वी कैन गेट दी 4 मार्क्स। समझ रहे हो? आपको इसका क्या करना है? क्या करना है? सॉल्व करना है। ये था आपका नीट का क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा क्या था, ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो करना सबको ऐसी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन दे, फला जो चीज़ है वो इन पे डिपेंड करती है। फाइंड द एक्सप्रेशन आप कर लेंगे, अब इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो, चाहे जे का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी का क्वेश्चन हो, आपको करना वही है। चीज़ों को क्या करना है? डायरेक्टली लिखना है, विद पावर x एंड y सॉल्व करना है, फिर डायमेंशन एनालिसिस यूज करना है, x y z निकालना है, इनको पुट करना है, यू कैन गेट दी आंसर। तो ये हो गया अपना सेकंड जो तरीका था अपना, हाउ टू ड्राइव एनी फॉर्मूला। इसको मैंने अच्छे से बता दिया, डेप्थ से लेके एडवांस तक नीट क्वेश्चन सब आपको क्या करा दिया? सॉल्व करा दिया। अब इसके बाद देखो इसका रहता है कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ये देखो ये सब नीट का है, सब क्या है? नीट का टॉपिक होता है। ये सब थोड़ा सा किसका टॉपिक होता है? जे या नीट का टॉपिक होता है। एनसीईआरटी बुक वगैरह के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, मतलब इस चीज़ का आपको लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन? एक तो आप देख पा रहे हैं कि अपने के की वैल्यू यहाँ से नहीं मिल रही है, के की वैल्यू अपने यहाँ से नहीं मिल रही है। के की वैल्यू कहाँ से मिल रही है? एक्सपेरिमेंट से मिल रही है। तो ये इसका क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन है, कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। मतलब इसके जरिए आप वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट मालूम नहीं कर सकते। समझ रहे हो? और क्या होता है सर?
और कुछ कंपोजिट मतलब रिलेशंस होते हैं, मतलब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते। ये क्या है कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, तो आप इनको भी कंपोजिट जो रिलेशंस होते हैं उनको ही फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकता। आप सिर्फ सुन लीजिए, आपको काम का तो उतना नहीं है। और कैन नॉट ड्राइव, हाँ, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, अभी तक फॉर्मूले के अंदर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आया, कोई साइन थीटा वगैरह नहीं आया, कोई कॉस थीटा नहीं आया, कोई x की a की पावर x एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ें अभी तक फॉर्मूले में नहीं आई। अगर वो होगी तो आप उसको ड्राइव नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ आपको याद रखना है और एक मेन चीज़ रखना है कि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आप नहीं निकाल सकते। और कंपोजिट जो फंक्शंस होंगे जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, ut प्लस हाफ et स्क्वायर, ये दो लोग के कंपोजिट्स हैं, तो आप इसका भी आप फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल्स होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल्स होना चाहिए, उसी का फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये था पूरा किसका, ये पूरा तरीका था जो मैं आपको क्या कर दिया, बता दिया कि हाउ टू ड्राइव एनी फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो आज की काफ़ी है, पढ़ाई करते रहिए। और आपको अगर आपने कुछ सीखा तो क्या करेंगे, अगर आपने हमारे यहाँ से मतलब मिलियन एजुकेशन की तरफ से कुछ सीखा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सके। तो आज की काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट, मतलब पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।